सुप्रभात, सभी को जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। पिछला वर्ग जो हम लोग का हुआ था उसमें किसी कारणवश हमारी आवाज़ नहीं आ पाई थी। आज हम लोग उसी क्लास को पुनः फिर देखेंगे। रस के संबंध में कहा गया है कि रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, यह पंक्ति बिल्कुल सही है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस को रस के अलौकिकत्व का समर्थन किया है, बिल्कुल नहीं समर्थन किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया नहीं। भरत मुनि ने ही नाटक अपने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस की परिभाषा दी है। तो ए और बी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर 1। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, इसे लाक्षणिक अर्थ में अलौकिक आनंद कहा गया है। रस सूत्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, जिनका कथन इस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार सहृदयजन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख रस सूत्र व्याख्याता के अनेक मत में किए हैं। भट्टोलक उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। शंकुक अनुमितिवाद, अन्याय दर्शन। भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद या शैव दर्शन। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं हैं। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन कौन सी है, हम लोग उसको देखेंगे। तो रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं मतलब प्रतिकूल यानी कि उल्टा। प्रतिकूल मतलब उल्टा होता, अनुकूल मतलब कि अपने पक्ष में, प्रतिकूल मतलब विपक्ष में। तो रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं में रसवाद एवं मार्क्सवाद हैं, जबकि कलावाद और संरचनावाद रूसी रूपवाद के अनुकूल अवधारणा है। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि चिंतामणि रसवादी आचार्य हैं। नगेंद्र भी मूलतः रसवादी आलोचक हैं। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, ले और लेनिन के विचारों का संग्रह है। मार्क्सवाद में क्या है कि मार्क्सवाद में मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और लेनिन के विचारों का संग्रह है, जिसमें आर्थिक राजनीतिक आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है। निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन कौन सा है? तो रामविलास शर्मा की जो पुस्तकें हैं वो प्रेमचंद और उनका युग और परंपरा का मूल्यांकन है। तो बी और सी। मार्क्सवाद आलोचक रामविलास शर्मा की पुस्तकों में प्रेमचंद उनका युग 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी एवं परंपरा का मूल्यांकन 1981 में है, जबकि आलोचना के मन 1958 एवं नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं गिरिराज किशोर माथुर का है। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो दिनकर की जो अब संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिनकर की विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगे। पहला है जातिवाद व्यवस्था का विरोध। बिल्कुल वो जातिवाद व्यवस्था का विरोध करते हैं, तभी तो वो कर्ण के विषय में इतनी अच्छी कविताएं लिखे हुए हैं। सपाट बयानी वह नहीं देते हैं। युद्ध के तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, वह बिल्कुल युद्ध के तात्विक चिंतन है और शोषण का विरोध करते हैं। हर जगह उनको शोषण का जो निम्न जातियों के जाति के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे जो शोषण किया उनका सभी का विरोध करते हैं। व्यक्तित्व स्वतंत्र की प्रतिष्ठा, यानी कि ए और सी आंसर होना चाहिए, ए और सी, बी नंबर होना चाहिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य की विशेषताओं में जातिवाद व्यवस्था के विरोध एवं युद्ध के तात्विक चिंतन का शोषण तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध शामिल है, जबकि सपाट बयानी एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा जैसी विशेषताएं क्रमशः धूमिल, अज्ञेय आदि में मिलती हैं। मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें किसमें मिलती है? तो धूमिल, अज्ञेय जैसे व्यक्तियों में मिलती है, जो नई कविता, प्रयोगवाद आदि से संबंध है।
निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी किसका? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, यानी बी और डी। बी और डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हिम किरीटनी 1943 और हिम तरंगिणी 1949 है, जबकि विष्णुप्रिया 1957 की है। मैथिली शरण गुप्त एवं मैथिली शरण गुप्त की विष्णुप्रिया 1957 किसके? मैथिली शरण गुप्त की एवं स्वर्णधूलि 1947 सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में कौन से अज्ञ के काव्य हैं? तो अज्ञ के आत्महत्या के विरुद्ध ये तो विष्णु प्रभाकर का है, चिंता होना चाहिए और भग्नदूत होना चाहिए, ए और डी। बी ऑप्शन होना चाहिए। एक बार देखेंगे मैं कहाँ तक सही हूँ। नीचे दिए गए विकल्पों में भग्नदूत 1933 और चिंता, भग्नदूत और चिंता किनका है? सच्चिदानंद हीनानंद वात्स्यन अज्ञेय की रचना है। जबकि आत्मा की आंखें 1964 और आत्मा के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना, हमने विष्णु प्रभाकर कह दिया था गलती से, जो यहाँ गलत है। जबकि वास्तविक में सच्चाई क्या है कि आत्मा की आंखें 1964 और आत्महत्या के विरुद्ध 1967 रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। तो निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, तो कविताओं को यहाँ कुछ पंक्तियां दी हैं, उसमें देखना है कि कौन कौन सी पंक्तियां उनकी हैं। तो कौन सी पंक्तियां? मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, पहला। और दूसरा जो है वह है मेरी आंखों की पुतली में तुम बनकर प्राण समा जा रे। यह जो दोनों है वह जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, यानी कि बी और सी, ऑप्शन नंबर बी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहती यह अपनी आत्मा तथ्य कविताएं हैं, एवं मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, मेरी आंखों की पुतली में कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की है। जबकि करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना महादेव वर्मा का है। गा कोकिला वर्षा पावक कन मुझ सुमित्रानंदन पंत की कविता है। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। तो तारा जयदेव, यह दोनों है जो है वह किनका है? उनका झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। और जबकि रूपन बाबू और शनिचर किसका? ये तो फिर राग दरबारी के पात्र हैं। सोमराज राठौर, देवदत्त, ये बी होना चाहिए। नहीं, सोमराज और रावत, यह जो सोमराज और रावत और तारा जयदेवपुरी, यह दोनों कौन है? झूठा सच उपन्यास के पात्र, यानी ए और सी। ए और सी। यशपाल द्वारा रचित उपन्यास झूठा सच के पात्र उपयुक्त विकल्पों में से तारा जयदेव, सोमराज और रावत हैं, जबकि रूपन बाबू, शनिचर, राज दरबारी, श्रीलाल शुक्ल के पात्र हैं। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित धरती धन्ना अपना मुट्ठी भर काकर है, यानी ए और डी। ए और डी कहाँ? बी नंबर। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास धरती धन्ना अपना 1972, मुट्ठी भर काकर 1976। धरती धन्ना अपना पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है, जबकि मुट्ठी भर काकर पंजाबी शरणार्थियों के दुख और संघर्ष की कहानी है। किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। किस्सा गुलाम किसका है? रमेश चंद्र शाह का है। जबकि यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का उपन्यास है। निम्नलिखित में से स्कंदुम नाटकों में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीतों का यह जो है कौन कौन सा इसमें है? तो देवसेना के द्वारा जो स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का, उसमें देवसेना एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, उसके द्वारा गाए गए गीतों कौन कौन से हैं? तो स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा प्रस्तुत किए गए गीतों में भरा नैनों में मन रूप किसी छलिया का अमल अनूप, शून्य गगन में खोजता है जैसे चंद्र निराशा, राका में रमणीय यह किसका? मधुर प्रकाश। यह जो गीत है दोनों वह देवसेना से संबंधित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित मौलिक नाटकों को प्रहसन कौन से? प्रहसन देविक हिंसा, हिंसा न भवती है, और अंधेर नगरी, दोनों वह क्या है? वो मौलिक नाटकों का प्रहसन है। तो ए और सी, ए और सी यानी ऑप्शन नंबर डी।
भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाट्य रचनाओं में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति जो 1873 में प्रकाशित हुई थी, जो सामाजिक धार्मिक विसंगतियों पर व्यंग्य है, तथा अंधेर नगरी 1881 जो राजा की मूर्खता, न्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य है, प्रहसन है। जबकि नील देवी 1881 गीत रूपक है। नील देवी 1881 क्या वो एक गीत रूपक है, जबकि भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रासक या लास्य रूपक है। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह, शरद जोशी द्वारा जीप पर सवार झिल्लियां सबसे पहला उनका है। दूसरा है यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र और जीप पर सवार झिल्लियां किसका, शरद जोशी का निबंध संग्रह है, यानी कि ए और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह जीप पर सवार झिल्लियां एवं यत्र तत्र सर्वत्र है, जबकि विश्व कन्या रविंद्र त्यागी का निबंध संग्रह है, एवं आड़ू के पेड़ रमेश चंद्र शाह का, आड़ू का पेड़ किनका, रमेश चंद्र शाह का निबंध संग्रह है। शरद जोशी एवं अन्य चर्चित निबंध संग्रहों में तथा संभव हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे शरद जोशी के अन्य निबंध संग्रहों में कौन सा है, यथासंभव हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने, राह किनारे बैठ, तिलस्मी, दूसरी सतह आदि शामिल है। हरिशंकर परसाई द्वारा निबंध संग्रह, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है, तो तुलसी चंदन घिसे और दूसरा है अपनी अपनी बीमारी, तुलसी चंदन घिसे अपनी अपनी बीमारी, ए और बी, ऑप्शन नंबर एक। तुलसी चंदन घिसे 1986 का है, अपनी अपनी बीमारी 1972 का है। निबंध संग्रह व्यंग्यात्मक निबंधकार, संग्रह जो है वो प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंधकार हरिशंकर परसाई का है। जबकि बबूल और केक्टस रागद्रस मिश्र का है, रागद्रस मिश्र का है। एवं एक भोर जुगनू की एक भोर जुगनू की ललित निबंधकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का निबंध संग्रह है। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें जो है वह है कहानी, नई कहानी और दूसरा जो है इतिहास और आलोचना। यह दोनों जो है ऑप्शन नंबर ए और सी कहा, ऑप्शन नंबर डी। यह दोनों जो है नामवर सिंह की रचना है। नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकों में कहानी, नई कहानी 1965 में आई थी, जबकि इतिहास और आलोचना 1957 में आई थी। जैसे आलोचना ग्रंथ शामिल हैं, जबकि साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका 1989 मैनेजर पांडे का रचना है। मैनेजर पांडे जो है वह बहुत बड़े एक आलोचक हैं, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य भी रह चुके हैं। मैनेजर पांडे एवं भक्ति काव्य और लोक जीवन 1983 शिव कुमार मिश्र के आलोचनात्मक पुस्तक हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी रचना सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? कमायनी राम की शक्ति पूजा और गोदान उपन्यास जो है वह 1936 में प्रकाशित हुई थी, यानी ए और सी, ऑप्शन नंबर बी। उपयुक्त में दी हुई कलाकृतियों में कमायनी जयशंकर प्रसाद एवं राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सन 1936 में प्रकाशित हुई थी, जबकि गुंजन सुमित्रा नंदन पंत 1932 में प्रकाशित हुई थी। पल्लव सुमित्रा नंदन पंत 1928 में प्रकाशित हुई थी। आचार्य राम शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित कौन सी बातें सही कही गई है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान अधिक बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, बिल्कुल था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, बिल्कुल जनता का मनोरंजन करना था। खुसरो के समय में बोलचाल का स्वाभाविक भाषा घिस घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गया जिस रूप में खुसरो में मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, यहीं यह पंक्ति गलत होता है, क्योंकि वह धर्म का उपदेशन नहीं देते थे, वह हमेशा यहाँ के लोगों का, यहाँ के धर्म का समर्थन करते थे। वो कहते थे अगर मुझसे बातें करनी है तो यहाँ की तूती बोलो। इसलिए डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाता है, यानी ए बी और सी, ऑप्शन नंबर एक। कबीर के अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था एवं खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ये प्रमुख बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में खुसरो के विषय में कही है, जबकि खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः इनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए कथन आचार्य राम शुक्ल के कथनों से मेल नहीं खाता है, अतः यह असंगत है।
भाषा भाषा और बोली का मिलान करना जगह। तो सबसे पहले है राजस्थानी। राजस्थान में क्या होता है, मेवाती बोली जाती है। मगही कहाँ, बिहारी में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में बघेली बोली जाती है और पूर्वी हिंदी में बुंदेली बोली जाती है। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा गलत कर दिया। पश्चिमी हिंदी में बुंदेली बोली जाती है जबकि पूर्वी हिंदी में बघेली बोली जाती है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली में आती है। बिहारी में मगही, मगही, खोटा ये सब आता है। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी ये सब सारी भाषाएं आती है। यहाँ भी कवि और उनके रचनाओं का मिलान करना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी का है काव्य प्रकाश। चिंतामणि त्रिपाठी का क्या है, काव्य प्रकाश। भूषण का है छत्रसाल। भूषण का क्या है, छत्रसाल। देव का क्या है, देव का है रस विलास। देव का क्या है, रस विलास। और लाल कवि का क्या है, छत्र प्रकाश। यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी काव्य प्रकाश, भूषण छत्रसाल दशक, देव रस विलास, लाल कवि छत्र प्रकाश की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से उसके पात्रों की कहानियों के संबंध में उसको मिलाना है। तो कौन कौन सी कहानी कहाँ है उसको मिलाना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, दुलाई वाली जो है वो नवल किशोर की रचना है, जबकि तरन जो है वो माया दर्पण की रचना है। तरल किसकी रचना है, माया तरन। तरन किसके, माया दर्पण के पात्र हैं। जबकि रंजीत जो है वह मिस पाल की कहानी के पात्र। रंजीत कहाँ है, मिस पाल का। और आहुति के अंतिम में कौन बच गए, विशंभर कहानी के पात्र हैं। विशंभर कहानी के विशंभर आहुति कहानी के पात्र हैं, जबकि इसके लेखक प्रेमचंद है। रंजीत मिसपाल कहानी के पात्र हैं, इसके लेखक मोहन राकेश है। तरन जो है वो माया दर्पण कहानी के पात्र है, जबकि इसके लेखक निर्मल वर्मा है। नवल किशोर दुलाई वाली कहानी के पात्र है, इसके लेखक बंग महिला है। दुलाई वाली नवल किशोर, यह जो आप लोग को याद रखना है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा का। आस्था और सौंदर्य किनका है, रामविलास शर्मा का है। जबकि अनुसंधान और आलोचना किसका, डॉक्टर नगेंद्र का। अनुसंधान और आलोचना किनका, डॉक्टर नगेंद्र का है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह का है। अध्यापक आचरण की सभ्यता किनका, अध्यापक पूर्ण सिंह का है। और वाद विवाद संवाद किनका हो जाएगा, यह नामवर सिंह का हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। आस्था और सौंदर्य 1961 रामविलास शर्मा। अनुसंधान और आलोचना 1961 डॉक्टर नगेंद्र का है। आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह, यह हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ। वाद विवाद संवाद 1989 नामवर सिंह की रचना है। दूसरा भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 में भी आप लोग को मिलान करना है कि इसमें कवियों और उनके कविता संग्रह दिए हुए हैं। रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध, यह कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग को याद हो जाना चाहिए। केदारनाथ सिंह, जमीन पक रही है। केदारनाथ सिंह का कौन सा है, जमीन पक रही है। जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण का। आत्मजयी किसका है, कुंवर नारायण का। और काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियां किसका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, कुंवर नारायण आत्मजयी, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है काठ की घंटियां। यहाँ जो है पत्र और उनके संपादक का मिलान करना है। जहाँ तक मुझे याद है कि भारतीय क्या बोलते हैं, आनंद कादम्बनी प्रेम घन का। आदम कांदन किनका होना चाहिए, प्रेम घन का है। और समालोचना रुक जाइए, इसका एक बार देख लेते हैं क्योंकि गलत भी हो सकता, मुझे अच्छे से याद नहीं है। आनंद कादम्बनी किसका, प्रेमघन का। समालोचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था 1915 में। इसकी कहानी लगी हुई है जो आप लोग को पढ़ना है। भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी कौन है, भारतेंदु। सार सुधा निधि किसका, रामदरस मिश्र का है। अब है कि यहाँ पात्रों के अनुसार उनका मिलान करना है। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुराद अली तमस उपन्यास के पात्र है। कंचन अभी हम लोग तुरंत पढ़ के आए थे, किनका है, झूठा सच का है। और महंत रामदास किसका है, महंत रामदास जो है वह महंत रामदास मेला आंचल का। महंत रामदास किसका, मेला आंचल का है। और कैलाशनाथ किसका, मानस का, हंस के पात्र हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। रामदास किसका है, महंत रामदास मेलाचल फनेश्वर रेणु की उपन्यास है। मुराद अली तमस भीष्म साहनी की कहानी है। यह सब लगा हुआ उपन्यास में, हमारे उपन्यास यूनिट 6 में सारे पाठ्यक्रम लगे हुए हैं।
कंचन झूठा सच उपन्यास के पात्र 1958-60 में यशपाल की रचना है। कैलाशनाथ मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। तुलसीदास पे लिखी गई मानस का हंस है। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ भी देखिए कहा गया कि मालती किसका गैगरीन कहानी के पात्र है, जबकि शामनाथ चीफ की दावत है। और सुबोध जो है, सुबोध किसका, जिंदगी और गुलाब का। सुबोध किसका, जिंदगी और गुलाब का। बचा एक कौन, बचा एक पत्नी कालिंदी चरण का पात्र है। यहाँ देखना है कि कालिंदी चरण किसका, पत्नी कहानी के पात्र हैं और इसके कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। मालती गैगरीन के पात्र हैं, अज्ञा की यह कहानी है। सामनाथ चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। सुबोध जिंदगी और गुलाब उषा प्रियवदा की कहानी है। आपको बता दें गैगरीन हम लोग को पढ़ना और चीफ की दावत पाठ्यक्रम में पढ़ना है, यूनिट 7 में। निम्नलिखित का लोक नाट्य शैली प्रदेशों के साथ सुमिलित कीजिए। तो आप लोग को पता नौटंकी यूपी का होना चाहिए, नौटंकी कहाँ, यूपी का होना चाहिए। नाचा कहाँ, छत्तीसगढ़ का होना, नाचा कहाँ का, छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। संगा का हरियाणा का होना चाहिए, संगा कहाँ का, हरियाणा का। और माच कहाँ होना चाहिए, मालव का होना चाहिए। माच कहाँ का होना चाहिए, मालव अर्थात मध्य प्रदेश का। देख लेते हैं कितना हम सही है। सांगा हरियाणा का है, बिल्कुल सही है। नौटंकी यूपी वालों का है। माचा मालव प्रदेश मध्य प्रदेश का है। नाचा किसका, छत्तीसगढ़ का। नाचा किसका, छत्तीसगढ़ का है। अब अगला है कि सुमिलित सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। यहाँ सिद्धांत दिया हो, विचारक के साथ सुमिलित करना। रम्य कल्पना, रम्य कल्पना किसका, कॉलरिज का है। रम्य कल्पना किसका, सैमुअल टेलर कॉलेज का है। जबकि मूल्य सिद्धांत आई.एस. रिचर्ड का। मूल्य सिद्धांत किनका, आई.एस. रिचर्ड का है। परंपरा की अवधारणा टी.एस. इलियट की। परंपरा की अवधारणा किसका, टी.एस. इलियट की है। उत्तर आधुनिकतावाद रोला बर्थ की। उत्तर आधुनिकतावाद किनका है, रोला बर्थ की। रम्य कल्पना सैमुअल टेलर कॉलेज का है। मूल्य सिद्धांत आई.एस. रिचर्ड का है। परंपरा की अवधारणा टी.एस. इलियट का है। उत्तर आधुनिकता रोला बर्थ की रचना है। यह निम्नलिखित भाषाओं के उसके विकास क्रम में सुमिलित कीजिए। आप लोग को सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले लौकिक संस्कृत आई थी, उसके बाद वैदिक संस्कृत या प्राचीन संस्कृत आई थी। प्राचीन संस्कृत के बाद आपको पाली प्राकृत अवरंश सौरसेनी आई थी। सौरसेनी के बाद पश्चिमी हिंदी आई थी। तो वही चीज होगा, पश्चिमी संस्कृति या वैदिक संस्कृति पहले थे, लौकिक संस्कृति या संस्कृत आई थी, सौरसेनी फिर आई थी, फिर पश्चिमी हिंदी आई थी। सौरसेनी में ही अंतर्गत आता पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। अब फिर भी पश्चिमी हिंदी के भी अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरबी, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि आती हैं। क्योंकि यहाँ सौरसेनी के पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी ये बोलियां दी गई हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये सब जो दी हुई ये सब उप बोलियां हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार उन्हें सजाना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उन्हें सजाना है। तो प्रकाशन वर्ष के उन्हें सजाएंगे कैसे, तो प्रगतिशील साहित्य 1954 डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, पूरा नाम इसका क्या है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 रामविलास शर्मा है। ठेले पर हिमालय 1958 धर्मवीर भारती का। ठेले पर हिमालय 1958 किनका, धर्मवीर भारती की रचना है। गंधमादन 1972 कुबेरनाथ राय की रचना है। कला का जोखिम 1981 निर्मल वर्मा की रचनाएं हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं को कालक्रम के अनुसार, यहाँ भी जो है कि उनकी जो बहुत सारे सिद्धांत दिए और धारणाएं दी हुई उनको कालक्रम के अनुसार सजाना। जैसे यथार्थवाद 16वीं या 17वीं शताब्दी में आई थी। उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी के मध्य में आई थी। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आई थी, यानी कि 20वीं शताब्दी का 50 वर्ष बीत गए थे उसके बाद आई थी। विखंडनावाद 1967 में आई है। अगला है कि इनको भी कविता संग्रहों को सही अनुक्रम में सजाएं। तो सही अनुक्रम में सजाने के लिए क्या, इतियलम 1946 की रचना है। यह सारी जो कविताएं हैं वो अज्ञेय की कविताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनकी सबसे पहली रचना क्या, इतियलम 1946 है। अरे यायावर रहेगा याद यूनिट 10 में हम लोग को पढ़ना है। इनकी एक कह सकते यात्रा वृतांत है। कितनी नावों में कितनी बार, 1967। पहले में सन्नाटा बुनता 1973। नदी की बांक पर छाया 1981 की रचनाएं हैं। अगला फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों उनको सही क्रम में सजाएं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको सही क्रम में सजाना है।
तो सबसे पहले मानस का हंस का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1972 में। यह हम लोग को पाठ्यक्रम में पढ़ना है। एक मिनट। 1972 मानस का हंस है। पीढ़ियां जो रचना 1990 की है। खंजन नयन 1981 की रचना है। सुहाग के नुपुर 1960 की रचनाएं हैं। तो इसको प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो कौन सा DACB सही है। सुहाग के नुपुर 1960, मानस का हंस 1972 यह पाठ्यक्रम में है। खंजन नयन 1981, पीढ़ियां 1990 की रचनाएं हैं। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम में सजाएं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इनको सही अनुक्रम में सजाएं। तो बकरी नाटक 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के, यह हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए। एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए। यह दोनों नाटक है। यूनिट 8 में आप लोग को पढ़ना है। देहांतर 1987 आचार्य नंद किशोर का। यूनिट 2 से भूख आग है 1998 कृष्ण बलदेव वैद, ये भी दोनों यूनिट 2 का। ये यूनिट 2 का है, ये यूनिट 8 का है। आप लोग को ये याद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न ज्यादातर पूछ दिए जाते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इन निबंध संग्रहों को फिर से समझना। आदि अंत, यह जितने भी निबंध संग्रह हैं आदि अंत और आरंभ किनका है? तो यह जो है वह 2001 में आया था, निर्मल वर्मा का है। श्रीश की याद एक काफी प्रसिद्ध निबंध है, 1995 विद्वान निवास मिश्र का है। रेती के फूल 1954 रामधारी सिंह दिनकर का है। त्रिशंकु, हमने कहा त्रिशंकु कहानी, निबंध और उपन्यास भी है। यहाँ जो है निबंध है त्रिशंकु किनका है? 1945 अज्ञ की रचना है। मनु भंडारी का भी त्रिशंकु एक रचना है और एक का है ब्रिजभूषण शाह का त्रिशंकु। उसको आप लोग याद रखेंगे कि किनका कौन सी विधा की रचनाएं हैं। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा DCBA। त्रिशंकु 1945 अज्ञ, रेती के फूल 1954 रामधारी सिंह दिनकर, श्रीश की यादें 1995 विद्यानिवास मिश्र, आदि अंत और आरंभ 2001 निर्मल वर्मा की रचना है। आगे हम लोग निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से समझाना। जूठन 1996-97 में आया है। शिकंजे का दर्द 2011 में है, सुशीला टागोरे का। मुर्दैया 2010 में आया है, तुलसीराम का। ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ। अपने अपने पिंजरे जो है वह मोहनदास नेमिष राय का 1995 में आया है। तो अपने अपने पिंजरे 2 भाग में है, मोहनदास नेमिष राय का। जूठन 1997, ये भी 2 भाग में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथात्मक उपन्यास है। मुर्दैया 2010 में तुलसीराम का। इसका अगला जो पार्ट है मणिकर्णिका 2012 में आया। शिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टागोरे हैं, जिन पे बहुत लोग PhD भी कर रहे हैं सुशीला टागोरे के उपन्यासों पे, उनके आत्मकथाओं पे, उनकी कविताओं पे, और यह विदेश में अभी फिलहाल रहती हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि तुलसीराम पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। GNU के प्रोफेसर रह चुके हैं, इनकी फिलहाल मृत्यु हो चुकी है। मार्क्सवादी समीक्षकों के निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना है क्या है? मार्क्सवादी समीक्षकों के रचनाकारों का प्रकाशन वर्ष का सही दृष्टि में अनुक्रम इस प्रकार। रंगे राघव प्रगतिशील साहित्य का मानदंड 1954। रंगे राघव किसका? प्रगतिशील साहित्य मानदंड 1954। मुक्ति कमायनी का पुनर्विचार 1961। मुक्ति बोध का क्या है? कमायनी का एक पुनर्विचार 1961। आप लोग से मैं एक प्रश्न यहाँ करता हूँ, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। कमायनी का पुनर्मूल्यांकन किनका है यह आप लोग बताएंगे। वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, नाम चतुर्वेदी करके कोई हैं। शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत 1973। रामविलास शर्मा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975। अब जो है यहाँ जन्म के प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनको सजाना है। तो मतीराम का जन्म कब हुआ था? 1617 इसमें, जबकि बिहारी का 1595 हुआ था। देव का 1673 में हुआ था। जसवंत सिंह का 1626 में हुआ था। बिहारी का 1595, मतीराम का 1617, जसवंत सिंह का 1626, देव का 1673 में।
चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद। लेकिन मैं आप लोगों को समाप्त होने से पहले एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हम लोग जो पिछला क्लास लिए थे उसमें किसी कारणवश आवाज़ नहीं आ पाई थी। आज इस क्लास को इसलिए पुनः मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। 7643007052 52 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कोई नहीं करेंगे। और मैं आप लोग को एक और जानकारी दे दूं कि मिशन जेआरएफ के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। कैपिटल में लिखेंगे MISSION मिशन JRF 2025। यहाँ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको एक बार सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस ग्रुप से। यहाँ समय समय पर क्यूज दिन भर में 2 से 3 बार मिक्स क्यूज, टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज परीक्षा दृष्टिकोण से यूनिट बाय यूनिट किया जाता है। यहाँ काफ़ी लोग जुड़ करके यहाँ सफलता भी प्राप्त किया। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। जय हिंद। आज का क्लास समाप्त होता है।